पूरी जिंदगी हमने ये सोचने में लगा दी, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। आखिरी में वही चार लोग राम नाम सत्य है बोल रहे होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो चार लोग राम नाम सत्य है बोलेंगे। आज मैं आपको कुछ डेथ से रिलेटेड जो रूटीन है या जो रिचुअल्स हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ हमारे जो कल्चर में डेथ के बाद इतनी सारी चीज़ें क्यों होती हैं, आज मैं उस पर आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक मनुष्य को शरीर में रहते हुए हमेशा इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि वो मृत्यु के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु जो है वो कभी भी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि ये बातें मत करो, ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। क्योंकि देखिए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल नहीं हूं, कोई भरोसा नहीं। और ये एक पॉसिबिलिटी होती है जैसे हम हमेशा नकारते रहते हैं। हमें लगता है कि हम मृत्यु की बातें करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ है कि जबान पे सरस्वती आ गई या शुभ शुभ बोला करो। तो ये सब अंधविश्वास हैं जो काम चोरों ने बनाए हुए हैं। देखिए, आत्मज्ञान का जो आत्मज्ञान की जो भूमिका है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके जीवन को बेहतर किया जाए। आत्मज्ञान की जो भूमिका है उसमें सबसे पहले आपकी मृत्यु के लिए आपका प्रिपरेशन करना या तैयार करना खुद को, स्वयं को जरूरी है। तो आत्मज्ञान का पहला चरण जो है वो ये नहीं है कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन शांत हो जाएगा। वो एक बात के चरण में आता है, वो एक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी है उसके बाद उसके लिए। बट मृत्यु दोस्तों जो है, उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको फॉर एग्जाम्पल से बताना सही नहीं होगा। मैं सीधा पहले बताता हूं कि डेथ रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं। मृत्यु से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं उनको करने का सबसे बड़ा ये है कि किसी तरीके से पोस्ट डेथ आपके अंदर थोड़ी सी तृप्ति आ सके, सेटिस्फैक्शन आ सके। अकाल मृत्यु मोस्टली लोगों को जब होती है तो
हमें लगता है कि हम फांसी लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। एक व्यक्ति है, वो कोटा में तैयारी करता है, एक विद्यार्थी है, उसका एग्ज़ाम में नहीं होता और वो पंखे से लटक जाता है। उसको लगता है कि मैं इससे आज़ाद हो जाऊं। एक लड़का है जो एक गली की लड़की से प्यार करता है, वो गली की लड़की हर जगह घूम रही है किसी और के साथ, तो वो कहता है कि सुधर जाओ नहीं मैं सुसाइड कर लूँगा, और वो सुसाइड कर लेता है। पोस्ट सुसाइड सफरिंग कंटिन्यू होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को। पोस्ट सुसाइड टर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी टर्मिनेट नहीं होता है। किसी भी वासना को तीव्र करके मरना उचित नहीं होता है। आपकी मुट्ठी में चने हैं, वो चने लेके मरना उचित नहीं होता है। वो जो चने हैं उसको आपको डेलिबरेटली हाथों मुट्ठी को खोलना है। तो चने क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। जब ये चने नीचे गिरेंगे, अब अगर आप मरते हो तो आपकी जो डेथ है वो हेल्दी डेथ होगी। जितने भी डेथ रिचुअल है उसका साइंस यही है, उसके पीछे का साइंस ये है, क्योंकि इसमें दो चीजें काम करती हैं। पहली चीज तो एनर्जी है। जब भी आप किसी भी चीज के संपर्क में आते हो, आपका कंबल, आपकी रजाई, आपकी बाइक, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये सब आपके एनर्जी सिग्नेचर्स हैं। एनर्जी सिग्नेचर्स हर एक इंसान के अंदर यूनिक होते हैं। स्पेशली जो प्राण शक्ति है, पेड़ों की जो प्राण है वो अलग तरीके की है, इंसानों की जो प्राण है वो अलग तरीके की है। इसी वजह से ये जो तंत्र विद्या है, ऑल्दो तंत्र को सिर्फ हम ब्लैक मैजिक की तरह लेते हैं, बट एक्चुअली तंत्र से ब्लैक मैजिक नहीं, वो एक छोटा सा डोमेन है। बट अगर हम देखें इसको ब्लैक मैजिक की तरह, तो हम क्या करते हैं, किसी का अंडर गारमेंट लेके उसमें कुछ टोना टटका कर सकते हैं। अब ये जो चड्डी वगैरह है, जो भी है अंडर गारमेंट जो भी आपने ली, इसीलिए हमारे हिंदू कल्चर में बोला जाता था कि आप संभाल के रखिए, जो उस कपड़े के अंदर रखिए, ये सब, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती थी। तो कहने का ये मतलब है कि उस अंडर गारमेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है आपकी, क्योंकि आप हमेशा उसको पहन के रखते हो। आपके जो टी शर्ट वगैरह है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, लेकिन जो ये है अंडरवेयर और ये सब, इसकी रिपीटेटिवनेस ज़्यादा होती है, और ये सबसे ज़्यादा आपके शरीर के क्लोज होती है। इसमें आपकी एनर्जी सिग्नेचर स्टोर होती है। जब आपके नानी या दादी अगर कहीं मरी हो, तो आप उनके कपड़ों को सूंघें तो उनकी ही स्मेल उससे आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी सिग्नेचर उसमें मौजूद है। स्मेल का डायरेक्ट कनेक्शन है एनर्जी से। जहां भी स्मेल आ रही है, समझ लो कि इसमें एनर्जी सिग्नेचर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सफा करके उसको किसी और को दे सकते हो। इसीलिए जो कपड़े हैं वो किसी को नहीं दिए जाते। कपड़े या तो जलाए जाते हैं, गंगा जी में फेंके जाते हैं। कपड़े देने का जो विधि है वो नहीं है, और अगर दिए भी जाते हैं तो अलग अलग दिए जाते हैं, कि हर घर में एक कपड़ा दे दिया जाता है, पर वो भी ज़्यादातर उचित नहीं होता करना। कपड़े को या तो आप गंगा जी में बहा दीजिए, अभी तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप जला दीजिए, नहीं तो आप कहीं गाड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कपड़े घर में नहीं रखे जाएंगे, वो कपड़ों के बगल में आपको सोना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्थ की तरफ सर करना होता है, जब आदमी मरता है तो नॉर्थ की तरफ सर क्यों रख करके रखना होता है। ये सारी जो भी चीज़ें, बाल क्यों कटवाने होते हैं, क्योंकि बाल जो है वो एनर्जी अब्जॉर्बिंग का काम करता है। आप जब शमशान घाट पे खड़े होते हो, तो शमशान घाट में जो एनर्जी है वो आपके बाल जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहाँ पे जो शमशान घाट है, उस एनर्जी को घर पे लेके आना आमंत्रित करता है उस पर्टिकुलर सोल को, जो प्राणमय कोश से अभी ढकी हुई है। 5 लेयर्स होती है। पंचकोश को समझना जरूरी होता है। इसमें पंचकोश होती हैं। जब आदमी मरता है तो पहली दूसरी कोश यानी अन्नमय कोश और मनोमय कोश ये गायब हो जाती हैं। प्राणमय कोश, विज्ञान और आनंद, ये 3 कोश कंटिन्यू होती हैं।
इसके पीछे आत्मन होती है। आत्मा, फिर ये 3 कोशेस होती हैं, कोशाज होती हैं। आत्मा क्या है? यूनिवर्स। अगर ये कोशा हटा दो तो आप और यूनिवर्स में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिविजुअलिटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये जो कोश होती है, जो लेयर होती है, ये लेयर में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है। तो होता क्या है कि जब आप मरते हो तो यूजली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो। ये कैसे मैं समझाऊं? एक तो मुझे इसको जो समझाने में ना बड़ा विचित्र लगता है कि पता नहीं इसको समझाना सही भी है, लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। देखो, मेन चीज़ ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि क्या होता है मरने के बाद। आपको ये समझना है कि मृत्यु को लेके आपका अभ्यास क्या है, आपकी तैयारी क्या है। आर यू रेडी फॉर मृत्यु? लेट्स से कि अगर आप कल मरते हो तो क्या होता है। चलिए एक आध दो मैं डेथ रूटीन बताता हूं। एक डेथ रूटीन है कि एक तो बाल वाला मैंने आपको बताया। देखो, बाल क्या है कि मैग्नेट की तरह काम करते हैं। एक बाल में जो एनर्जी सिग्नेचर होता है वो एक इंसान का सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए बाल वगैरह पे टोना टटका ज्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि बाल डीएनए है। उस डीएनए को अगर आप ढूंढो, उस डीएनए को कैप्चर करो, तो आप इंसान कहीं भी दुनिया में कैप्चर है। इंसान को कहीं भी आप दुनिया में कैप्चर कर सकते हो अगर आप उस डीएनए को पकड़ लो। फोटो वगैरह है, चड्डी बनियाइन है, ये बाल वगैरह है, ये सब जो है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे थूक है, पेशाब है, स्किन का टुकड़ा है, नाखून के टुकड़े हैं, बाल है और बहुत सारी चीजें हैं। स्पर्म है तब तो सबसे ज्यादा होगा। तो अब इसमें होता क्या है कि इसका जो बैक स्टोरी है वो ये है कि मुझे भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। अब देखिए होता क्या है, जब आप यूनिवर्स आपको ये समझ में आता है, जैसे जैसे गहरा होता है कि आप ब्रह्मांड हो, आप आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो गया, आप ब्रह्मांड हो, तो आपको जब पता चलता है कि मैं नेचर हूं, तो नेचर के जो बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आपका द्वेष खत्म हो जाता है, उसमें लाइक डिसलाइक खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेचर के जो बाकी के कंस्टिट्यूएंट है उसमें लाइक डिसलाइक खत्म हो जाता है। देखिए, अभी आपको लगता है कि आप ये शरीर हो, तो आपको एक पर्टिकुलर चीज पसंद है और पर्टिकुलर बाकी चीजें पसंद नहीं है। पर लेट्स से कि आपको पता चल गया नेचर है, तो उसमें फिर आप ही जब नेचर हो तो नेचर के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी आपको पसंद आने लगेंगे। मतलब एनर्जी क्या है और स्पेस क्या है। जैसे मुझे पहले म्यूजिक में इंटरेस्ट था, जब मुझे ये पता चला तो स्पेस में भी इंटरेस्ट आने लगा और बाकी दूसरी दुनिया की चीज़ों में भी आने लगा। अभी आपने रिसेंटली संदीप महेश्वरी को मेंटलिज्म करते हुए देखा होगा। That is because he is exploring each and everything out of the habitual pattern. Can you relate with this? If you go out of the habitual pattern right now, you will be so much uncomfortable that you might kill yourself. That is better for you. If I ask you to leave your job or do marketing also, लर्न मार्केटिंग ऑल्सो विद योर जॉब, अपने काम के साथ आप मार्केटिंग भी सीखो, तो क्या होगा, आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और 1 साल के लिए मेडिटेशन कौन करेगा योगा, ये वो, तो ये सब आउट ऑफ द जोन है। तो जैसे जैसे आप नेचर को समझते जाते हो आपको पता चलता है कि आप नेचर हो, तो बाकी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं नेचर के, उसमें आप रेडी होते हो एक्सप्लोर करने के लिए उसको, चाहे कोई भी चीज हो उसके बाद। तो इसी वजह से जब मेरे को ये प्राप्त हुआ ज्ञान, तो मुझे बाकी चीजें इंटरेस्ट मेरा लेने लगी, जैसे तंत्र, अघोर, काल शक्ति और अलग अलग भगवानों की जो प्रकृति है, जैसे काली माँ की अलग प्रकृति है, भगवान शिव की अलग प्रकृति है, ठीक है। तो विष्णु का क्या सिंबॉलिज्म है, ऐसे ही मुझे सारे चीजें अट्रैक्ट करने लगी। अब क्या ये सब आत्मज्ञान से रिलेटेड था? नहीं था।
पर ज़रूरी क्या है पहले पहले समझना ही है। इसीलिए आदमी ना पहले यही बात करने लगेगा, अघोरी बाबा और तांत्रिक विद्याएं और इन सब की बातें करेगा, ये तामसिक साधना और ये सब क्या होता है। अरे भैया, आपको जो करने आए हो पहले वो करो, नाटक क्यों कर रहे हो। अब जब आप कर लोगे तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली आपको ये इच्छा होगी जानने की कि और यूनिवर्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं, तो उसमें मुझे जानने की रुचि या फिर जिज्ञासा होगी आपको। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई मरता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जैसे ही आप मरते हो सबसे पहली चीज़ जो आपसे मोह ग्रसित है वो है आपका शरीर। तो मोह जो है वो कंटिन्यू होता है मरने के बाद भी। वासनाएं कंटिन्यू होती हैं मरने के बाद भी। वासना जो होती है वो होती है डीप एम्बेडेड डिजायर्स, ये कंटिन्यू होते हैं। इसीलिए जब कम्युनिकेशन करते हैं ये लोग, तो ये कम्युनिकेशन नहीं करते हैं हेलो पार्थ व्हाट्सएप की तरह, नहीं। वो कम्युनिकेशन या तो बताएंगे या तो आपको इमेजिन कराएंगे कि वो कैसे मरे, या तो वो ये बताएंगे कि देखो मैं यहाँ पे मरा हुआ हूँ, मुझे ढूंढने आओ। तो आखिरी जो इच्छा होती है वो सरफेस हो जाती है उनके माइंड में। अब माइंड नहीं होता है, वहाँ पे एक प्राणमय कोश का पूरा ढांचा होता है, उसमें एनर्जी, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है सारी। आज तक जितनी भी, विज्ञान का मतलब क्या है, विश्व का सारा ज्ञान, तो विज्ञान में कोश होती है। इसमें पहले देखो आपको ना कोश समझना पड़ेगा कि कोश क्या है, पहले वो समझाओ, उसके बाद फिर आप ये समझाओ डेथ के बाद क्या होता है, उसके बाद रूटीन समझाओ। तो ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। एंड आई एम रियली फीलिंग रियली लेजी टुडे टू टॉक ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। तो कोशा का तो मतलब आपको शायद पता चल गया कि देयर आर शीथ्स इन द बॉडी, जिसमें 5 कोशास होती हैं। 2 कोशास मरने के बाद खत्म हो जाती हैं, 3 बचती हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है। अब जब आदमी मरता है तो क्या एक्टिव होता है? 2 ही चीज एक्टिव होती है, या तो तृप्ति या तो अतृप्ति। तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, अतृप्ति मतलब डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनको अभी कुछ करना था लाइफ में, पर वो मर गए पहले। हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था, आज से समझ लीजिए 10-20 साल पहले की बात है। मेरे बड़े नाना लखनऊ से कानपुर की तरफ आ रहे थे और गंगा पार करके एक बीच में स्टेशन आता है, तो वो उल्टी तरफ उतर गए ट्रेन से और वो ट्रेन के अंदर ही चले गए। अब जो ट्रेन के अंदर चले गए तो कट गए, तो ट्रेन तो आगे चली गई। पुलिस वगैरह ने देखा, लाश वगैरह ये सब पता चला। तो हुआ क्या कि उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, लाश वगैरह को, क्योंकि कुछ सामान नहीं था, लाश कटी फिटी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने बहा दिया लाश को। अब लाश वो रखते कहाँ, तो उन्होंने गंगा जी पे बहा दिया। अब पता नहीं क्यों बहा दिया, काहे बहा दिया मुझे नहीं समझ में आता, बट बहा दिया पुलिस वालों ने। अब 3 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली थी। आज तक हो गया है, उनकी लाश बहा दी और बह गई, पता नहीं कहाँ, मिली ही नहीं आज तक। अब ध्यान दीजिए, दूसरे दिन, उसी दिन जब मरते हैं तो शाम को जब मरे तो मेरी मम्मी सो रही थी मेरे साथ, तो वो बहुत तेजी से आके चीखे पूरे रूम में। अब वो चीखे, हो सकता है रूम में ना हो, क्योंकि अगर वो चीखते रूम में तो मेरे को भी सुनाई देता, मैं नहीं जगा। तो वो चीख जो है वो सपने में थी, तो मम्मी को लगा बाहर हो रही है वो चीख। अब वो एक चीख ऐसी होती है कि, अब वो चीख ऐसी नहीं थी कि कुछ राज 1 की तरह चिल्ला रहा है कि ऐसे चीख नहीं थी। चीख ऐसी थी कि जो, अब मेरी मम्मी का जो नाम है वो उन्होंने बुलाया तेजी से। तो मेरे मम्मी ने सोचा कि रात का 2 बज रहा है, मेरे जो नाना है मेन वो आए हुए हैं। तो मम्मी दौड़ के निकली और उस समय लाइट नहीं आती थी, तो पूरा अंधकार था गली में। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूरा अंधकार। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ हुई। तो
इससे हमें ये सीखने को मिला कि वो आए और उन्होंने ब्रेन में, क्योंकि वो सो रही थी, उन्होंने चीखा। अब सवाल ये आता है कि ये जो आदमी मरा है, ये जो व्यक्ति है, ये सिर्फ अपनों से कांटेक्ट क्यों करता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इस एनर्जी सिग्नेचर जो है वो सब में छूटा हुआ है, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट में वो क्या बात कर सकता है? क्या वो ये बोल सकता है हाय मियां खलीफा की नई पॉन आई क्या? नहीं। क्या वो ये बात कर सकता है हाय व्हाट्सअप बिच? क्या वो ये बात कर सकता है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना जता सकता है। वो जब मरे, मेरे नाना जब बड़े नाना जब डेथ हुई उनकी, तो हुआ क्या कि आखिरी में जब वो मर रहे थे तो उन्होंने याद किया होगा, अरे यार मैं तो मर गया, किसी को पता भी नहीं है। तो वो चीज़ जो है, आखिरी का जो थॉट है, वो वासना वहां पे एक्टिव हो गई। अब एक्सप्रेस करने के लिए शरीर चाहिए होता है। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज बताता हूं। व्यक्ति वर्ड जो है वो निकला है व्यक्त से। व्यक्त का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। व्यक्ति कौन होता है? वो जो व्यक्त करे, वो जो एक्सप्रेस करे। क्या एक्सप्रेस करे? अपनी वासना। आपने बोला पार्थ, तो यू आर इंटरेस्टेड इन पार्थ, दैट्स वाई यू आर स्पीकिंग पार्थ। आपने बोला विराट कोहली, तो यू आर इंटरेस्टेड इन विराट कोहली, दैट्स वाई यू आर स्पीकिंग अबाउट विराट कोहली। वट एवर यू अटर द वर्ड, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। लेट्स से you hate a particular teacher, you hate Donald Trump, let's say, and you are telling Donald Trump is shit. अब डोनाल्ड ट्रंप में आपकी दिलचस्पी है, वो अलग चीज है कि उनसे आपको हेट मिलती है, बट दिलचस्पी है। वो कहीं ना कहीं तुम्हें बॉदर कर रहे हैं, पर तुम्हारी दिलचस्पी है उनसे, ठीक है। सो इसमें कोई भी अटैचमेंट, आप कोई भी आदमी बात करता है, या तो पेन की बात करता है या तो प्लेजर की बात करता है। तो या तो पेन कुछ दिया मैंने आपको, तो आपने बात करी मेरे बारे में, या तो प्लेजर दिया। अब आपने लेट्स से कि कुछ सनी लियोनी टाइप किया, तो अब यू आर इंटरेस्टेड इनटू सनी लियोनी। आपने मम्मी बोला, तो मम्मी में यू आर इंटरेस्टेड इन मम्मी। आपकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप है, यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। आपने बोला फिजिक्स, सो यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आपने बोला मैथ्स, यू आर हेटिंग द मैथ्स। इसके अलावा तुम क्या बोल लोगे? कोई भी तुम बात करोगे, तुम कहोगे टेबल, तो टेबल की या तो तुम्हें उस वक्त जरूरत है तो तुम टेबल बोल रहे हो, और या तो तुम्हें फ्यूचर में जरूरत है तो तुम टेबल बोल रहे हो। तो जो भी तुम शब्द बोलते हो वो एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किस चीज का? इंटरेस्ट का, ठीक है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब ये एक्सप्रेशन इच्छा का भी हो सकता है और वासना का भी हो सकता है। इच्छा और वासना में फर्क को भेद करना समझ लो, क्योंकि बार बार मैं बता के थक चुका हूं। इच्छा वो होती है जिसमें अनिवार्यता ना हो। आई लाइक टू गो स्विमिंग पूल, आई लव टू गो टू स्विमिंग पूल, ये मेरी इच्छा है। आई एम अ सिंगर, आई वॉन्ट टू सिंग, ये मेरी वासना है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी है, इसकी हैबिट पड़ चुकी है। दिस हैज एम्बेडेड इन द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो दिस इज द इच्छा, दिस नाउ व्हाट हैपेंस इज वंस यू डाई you want to express these things. What? Not ichha. You want to express the same habitual patterns which are very dense. Some habitual patterns are very dense. Like for example, I want to build this enterprise. ये एक dense desire है. I want to build bank balance. ये एक डेंस डिज़ायर है। अगर आप अपने पैसे के बारे में, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब मेरे पास 12 लाख हो गया, अच्छा आज कितना पड़ा मेरे अकाउंट में? 40 लाख है। अच्छा अभी ये मीटिंग होने वाली है तो 1 लाख चला जाए, कितना बचेगा? 39 लाख बचेगा। अच्छा ठीक है, अब ये आप पूरे टाइम काउंट करते रहो, बैंक बैलेंस में कितना पड़ा, बैंक में कितना पड़ा है, गोल्ड कितना रखा हुआ है, वहाँ पे बैंक में गोल्ड कितना रखा हुआ है, और यहाँ ये क्या रखा हुआ है, और ये म्यूचुअल फंड्स में पैसा कितना आना।
तो आपके टाइम में पूरे टाइम पैसा 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 पैसा, बैंक में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा, तो मर जाओगे तो उसके बाद भी यही होगा। आप अपनी बीवी के पास आओगे, बोलोगे वो देखो बैंक में 80 लाख रुपए पड़े हुए हैं। जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करी गई है उस चीज को आदमी आके बोलेगा, बाकी और कोई हैबिचुअल पैटर्न को नहीं बोलेगा। जो हैबिट्स बहुत ज्यादा उसको परेशान कर, इसी वजह से आदमी तड़पता है, इसी वजह से आदमी तड़पता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए होता है, वो होता नहीं पूरी। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, आदमी मर रहा है, कह रहा है मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे जलेबी चाहिए। समझ जाओ कि आदमी मरने वाला है। मरने से पहले ये जो फूड खाने की इच्छा है ये क्यों आ रही है? क्योंकि अब शरीर को पता है कि मैं छूट रहा हूं, तो अब जो वासना है वो सरफेस हो रही है, जो मेन वासना है। तो मरने से पहले ही ये वासना सरफेस हो जाती है, इसीलिए आदमी मांगने लगता है। और जैसे ही वो खाता है या खाने से पहले वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खाने का बड़ा शौक था। एक एम्बेडेड, एक डीप अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर उसको रसगुल्ला पसंद होगा कहीं ना कहीं तगड़ा, इसीलिए वो मंगा रहा है। या तो उसने सोचा होगा कि अब मेरे को ना रसगुल्ला खाना है, 2 दिन पहले सोचा होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे आदमी जब मरता है तो लास्ट जो थॉट होता है वो कंटिन्यू होता है। थॉट का मतलब ये नहीं कि आदमी बैठ के सोच रहा है, अच्छा आज मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, अभी तो रो रही है, अब मैं मर चुका हूं तो अब मेरी पत्नी क्या करेगी, टिंडर पे अकाउंट बना तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं कर रही। तो ये सब नहीं सोचता आदमी, ठीक है? आदमी होता ही नहीं है। इट इज जस्ट द डिजायर्स which are basic functioning, which is like roaming. It's like a shadow, and this shadow is like shadow बोलना गलत होगा, स्मोक की तरह समझो इसको, धुएं की तरह। जो धुआं नहीं होता है वैसे कि धुआं सामने आपके जा रहा है, ऐसे इमेजिन करो, वैसे ही होता है, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है। तो जब व्यक्ति मरता है तो अगर वासना बहुत ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है, मेरे को पता नहीं है और मुझे इस पे विश्वास नहीं है, कि अगर वासना बहुत ज़्यादा है तो आदमी कभी कभी आपको हल्का हल्का दिखता भी है, वो शैडो दिखती है, वो परछाई दिखती है। अब वो परछाई जो होती है वो क्यों दिख रही है? इसलिए क्योंकि जो वासना है वो है। तो इसीलिए डेथ रूटीन्स होते हैं, डेथ रिचुअल्स होते हैं। 13 दिन तक खाना नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि इस आदमी को सेक्स, फूड और खुशी पसंद नहीं है। मतलब पसंद है तो वो आकर्षित हो जाएगा उसकी तरफ, समझ रहे हो? घर में खाना इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो आकर्षित हो जाएगा। क्यों आकर्षित हो जाएगा? क्योंकि अभी मृत्यु का जोन चल रहा है। तो अभी वो फूड जो है वो, अगर आप उस फूड को खाओगे तो नुकसान कर जाएगा आपको। तो फूड जो है आप बाहर खा के आइए, नहीं तो घर में कुछ खाना वाना नहीं बनेगा। और 13 दिन बाद खाना क्यों बनता है? क्योंकि 13 दिन बाद खाना इसलिए बनता है क्योंकि ये दिखाना होता है कि भैया हम तो खाना वाना खा रहे हैं, भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें वो कोई ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली देख रहा है, इट इज जस्ट द एक्सप्रेशन विच वी हैव टू डू इट। बिकॉज अगर हम लोगों को वहां पे खाना बैठ कर नहीं खिलाएंगे तो लोगों के माइंड में वही चलता रहेगा। तो ये इधर के लोगों के लिए भी अच्छा है और जो मर गया उसके लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के देख रहा है कि अभी क्या चल रहा है, कैमरा लगा हुआ, CCTV, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो वासनाएं बड़ी, जो धुआं है, वो जो मैंने बोला ना, जो वो परछाई है, वो परछाई घर में रहती है। और वो जो परछाई है जब घर में रहती है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको खाना नहीं बनाना होता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आकर्षित होती है। इसकी जो वासना होती है, खाने की वासना, ये छोटी वासना नहीं है, ये बहुत बड़ी वासना है, खाने की वासना, कि मुझे खाना खाना है। लोग जन्म ही लेते हैं खाना खाने के लिए, आपको क्या पता। और ये सेक्स नहीं करना होता है, घर में कोई भी सेक्स नहीं करेगा जब कोई मरेगा तो। क्यों? क्योंकि फ्लूइड्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सीमन वो अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ निकालता है, वो लाइफ प्रोड्यूस करता है। सीमन जो होता है वो लाइफ प्रोड्यूस करता है। तो जो आत्मा है वो उसकी तरफ खिंचती है। क्यों खिंचती है? क्योंकि उसको जन्म चाहिए तुरंत, लेकिन जन्म तुरंत मिल नहीं सकता। जो भी जन्म क्रिएट करता है वो स्पर्म होता है,
वो स्पर्म की तरफ आत्मा इसलिए खिंचती है क्योंकि भैया उसको जन्म चाहिए, जन्म लेकिन मिलेगा नहीं अभी। क्यों जन्म क्यों नहीं मिलेगा? अब ध्यान दीजिए, जन्म इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अभी जो एनर्जी की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो होता क्या है कि जब एनर्जी की इंटेंसिटी पीक पे होती है तो वूम्ब में एंटर करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन चाहिए, उससे आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इट्स बेटर कि आप पहले थोड़ा वेट करें। और ये वेटिंग पीरियड मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है। ये वेटिंग पीरियड होता है 60, 70, 80, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी एनर्जी थी। बहुत जवानी में मरे हो तो 70, 80 साल, 100 साल, 150 साल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भी जा सकता है, 200-250 भी जा सकता है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर इतना कंफर्म है कि 70-80 साल के ऊपर होता है। एक बार अगर तुम मरे तो 70-80 साल के बाद ही आओगे वापस, ये निश्चित है। तुरंत वाला जन्म नहीं होता। तुरंत वाला जन्म तब होता है जब आप बुढ़े होके मरे तो आपको विदिन 3 to 4 days नई बॉडी मिल जाएगी और फिर आपको वही करना है। क्या करना है? जो आप पुरानी बॉडी में कर रहे थे वही आप करते रहोगे। मतलब हैबिट्स कंटिन्यू होती है। और हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल भी है। अगर आप देखो जिस तरीके से आप बैठते हो, चलते हो, आप जब शरीर में रहते हुए अपनी हैबिट्स कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप सोचिए, आप शरीर ना हो तो कैसे हैबिट्स कंट्रोल करोगे? आप सोचिए। लोगों को लगता है शरीर मरने के बाद हैबिट्स खत्म हो जाती। हैबिट्स खत्म नहीं होती शरीर मरने के बाद। और हैबिट्स कौन सी हैबिट्स? ये नहीं कि दांत में आप वो कर रहे हो खुजली, वो वाली हैबिट नहीं। हैबिट वो जिनके लिए आप जन्म लेते हो। वो फूड की वासना हो सकती है, सेक्स करने की वासना हो सकती है, टाइम पास करने की वासना हो सकती है। टाइम पास मतलब क्या? मुझे सिर्फ जन्म चाहिए, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, ये भी वासना है। मुझे जीना है, ये भी वासना है। तो ये जो वासनाएं होती हैं ये भी होती हैं। अब होता क्या है कि इंसान जो है, अगर ये सब कुछ शरीर में रहते हुए समझ लेता है कि वो कौन है, तो उसका ये सब छूट जाता है। ज़्यादातर चीज़ें जो अनिवार्यता है वो ख़त्म हो जाती हैं उसके अंदर से। यह ऐसा व्यक्ति नेचर के साथ जीता है, ब्रह्मांड की जो ट्यूनिंग है उसके साथ जीता है। ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मांड सिर्फ हसीन नहीं है, ब्रह्मांड का एक खौफनाक रूप भी है, ठीक है। तो वो खौफनाक रूप भी आप स्वीकार कर सकते हो, और नहीं तो आप उसका जो प्यारा और आनंदमय रूप है उसको भी स्वीकार कर सकते हो। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस साइड को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो आत्मज्ञानी है उसको ये सब क्यों नहीं फर्क पड़ता? आत्मज्ञानी का भी जन्म 60-70 में ही होगा, लेकिन जो बीच की सफरिंग है वो नहीं होगी उसको। क्योंकि जवानी में अगर कोई मरता है तो एनर्जी पीक पे है, तो एनर्जी डाउन आएगी, फिर वो दूसरे गर्भ को धारण करेगा, उसके बाद फिर वो पैदा होगा। लेकिन अब क्या होता है, अब इंफॉर्मेशन जो है, जो अनिवार्यता आपके अंदर है नहीं, तो अब सफरिंग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, अब आपको भूख लगी है, तो अब सवाल क्या आता है कि अब इस भूख को मैं कैसे मिटाऊं, राइट। वैसे ही एक आत्मा जो है उसको भूख लगी होती है और वो सफर करती है। जब तक भूख लगी रहेगी तब तक सफर करती रहेगी वो। अब जैसे उसको दूसरा शरीर मिलता है 14-15 साल की उम्र से, फिर वो वही करने लगती है जो कर रही थी पहले। तो अब कर रही थी का मतलब ये नहीं कि स्त्रीलिंग आत्मा होती है, मैं एक सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा हूं आपसे। यही सब चीजें हैं ना, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं कि एक तो महागोचू लोग हैं, तो लोगों को जो बुद्धि है वो काफी, एक तो फोकस, लोग घोंचू नहीं है, लोग का जो फोकस है वो घोंचू हो चुका है। अब जब मैं बात करता हूं तो पता है मेरे दिमाग में चलता रहता है, साला ये लोग समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अब हाँ या ना करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो काफी कंफ्यूजन होता है। तो अब सवाल ये आता है कि आत्मज्ञानी को क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मज्ञानी सब कुछ पहले ही शरीर में ही रह के छोड़ चुका है। तो अब उसको देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा लाइफ में। अगर आप किसी चीज को शरीर में रह कर भी छोड़ देते हो, कई लोग हैं लड़की नहीं भूल पाते हैं, कई लोग हैं तो 2-3 महीने में लड़की से बाहर आ जाते हैं, कई लोग हैं जो जल्दी से अडॉप्ट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपका घर है, अब आपके घर से आप सड़क पे आ जाओ तुरंत, तो आप अडॉप्ट कितनी देर में करोगे?
डिपेंड करता है। अगर आपका हाथ पैर काट दें तो आप अडाप्ट कब तक करोगे, एक्सेप्ट कब तक करोगे? 6-7 महीने, 8 महीने। पर लेट्स से कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है पहले महीने ही, तो उसका जो अडाप्टेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ है। वैसे ही आत्मा की भी अडाप्टेशन कैपेसिटी होती है कि वो अडाप्ट कितनी जल्दी कर रही है। कि उसको भूख लगी है तो उसको पहले ये एक्सेप्ट करने को वो रेडी है कि वो मर चुकी है या मर चुका है। क्या आर यू रेडी टू एक्सेप्ट कि यू आर डेड? वाई डू यू वॉन्ट टू बी अलाइव? वाई नॉट लव डेथ? इफ द पर्सन गेट्स द इमोशन टूवर्ड्स डेथ, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसको सफरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको मतलब जब वो शरीर में था तब से ही उसको बताया जा रहा है कि भैया 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 जीवन 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 बढ़िया है, मौत बेकार है, जीवन बढ़िया। तो जीवन 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 करने के बाद, मरने के बाद भी जीवन 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 करता रहता है वो। बट एक्चुअली अगर आप इंटेलेक्चुअली देखो तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, इट्स पॉइंटलेस। क्योंकि जीवन में भी आप आधे से ज़्यादा जीवन तो आप सो के निकाल देते हो, 30-35%, 40%, बचा 60%। उसमें आपका रोना नहीं रुकता, आप रोते रहोगे, भागते रहोगे किसी चीज़ के पीछे। आप सिर्फ 5 या 6% ऑफ योर लाइफ यू लिव पीसफुली, दैट इज द ऑर्डिनरी पर्सन। एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ 5 से 6% अपने जीवन में खुश रहता है, बीच बीच में आती जाती रहती खुशियां। और खुशी का जो कारण है वो यही है कि उसको कुछ चाहिए नहीं। उस क्षण जैसे उसको कुछ चाहिए होता है फिर वो दुखी हो जाता है। तो ये जो चाहिए इसको खत्म करना है। तो वो कैसे खत्म होता है? कुछ पाने के साथ कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और छूटता ऐसे नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो जाती है कि आप कौन है तो ऑटोमेटिकली ये छूट जाता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है आप पूरा का पूरा विश्व हैं। अब अगर आप पूरा का पूरा विश्व हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें, कार वगैरह या करियर बनाना है, ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ज़रूरी है। लोग शादी करते हैं सुख के लिए, लोग बच्चे करते हैं सुख के लिए। कुंडली में वहाँ पे जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वैवाहिक सुख नहीं लिखा हुआ है, संतान सुख नहीं लिखा, पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। हिजड़ा सुख भी होना चाहिए बट वो नहीं होता। पुत्री सुख, पुत्र सुख नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पुत्र का सुख है, राजयोग बन रहा है, पता नहीं क्या क्या। अरे अंकल जी, आपके तो पुत्री हो गई, आपके तो पुत्र हो गए, आपका पेट क्यों निकल रहा है? अरे जब आपको आनंद मिल गया, जब आपको सुख मिल गया, तो तुम्हारा पेट क्यों बाहर आ रहा है? यही सवाल होता है ना। लेकिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। ये जो वैवाहिक और संतान सुख है, इससे जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर आ जाओ। जब सुख वो कुछ नहीं होता है, सब फालतू की चीज़ें हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी सुख है वो सब फालतू की चीज़ें हैं। ये बात याद रखना मेरी। सुख सिर्फ अंदर से जनरेट होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग से और राइट हार्मोन से। दैट्स इट। ये सारा हार्मोन का खेल है। जो बाहर का ट्रिगर मेथड है ना, वो शुरू में काम अच्छा लगता है, फिर उसके बाद बोरिंग हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। लोग सिगरेट पीते मज़ा आ रहा, शुरू के कुछ सिगरेट्स मज़ेदार होती हैं, उसके बाद फिर एडिक्शन बन जाता है, सिगरेट में मज़ा नहीं आता। शुरू के 3-4-5 महीने शादी के अच्छे होते हैं, नया सेक्स, नई नई पोजीशंस, एक्सप्लोरेशन, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मनाली में जाएंगे, वहाँ छत पे रूफ पे बैठेंगे और चाय पिएंगे और फाउंटेन शावर लेंगे, और पहाड़ों का जो शावर है, जो झरना है, वहाँ नीचे हम दोनों नहाएंगे। फिर हमारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे, उनको हम मनाली लेके जाएंगे और हम स्विट्ज़रलैंड लेके जाएंगे। फिर हम आईफोन खरीद लेंगे और फिर ये हम लोगों को दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे। अरे धत, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं विश्वास है करके देख लो।
कुछ नहीं होता भाई, ये सिर्फ 2-3 महीने के खेल हैं, 2-3 महीने के डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होता। ये जो सुंदर सुंदर वाइफ के पीछे भागल हो ना, आपको पता नहीं है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करता है। अगर आपकी जिंदगी में एक सुंदर पत्नी आई हुई है तो साथ में कुछ भयानक राक्षस भी लेके आई है। ये नहीं पता है आपको। वो दिखता 6 महीने बाद है। शुरू में आपको सिर्फ सुंदरता दिखती है, 6 महीने बाद क्या है? हाई मेंटेनेंस, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। अच्छी लड़की मिल गई तो भी हाई मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि उसके मूड स्विंग भी तो झेलोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बच्चे हो गए, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बीवी को देखना है, बच्चे को देखना है। फिर बच्चे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 5 लाख रुपए उसके लिए चाहिए, वो डिलीवरी कराओ, फिर बच्चे को स्कूलिंग करवाओ। इसमें ही साला आदमी घूमता रहता है पूरे टाइम। मर गए फिर आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर स्कूलिंग करवाओ। पहले खुद पढ़ो मरा मरा के, पहली से लेकर 12वीं तक, और उसके बाद फिर शादी के लिए पगलाओ, नौकरी के लिए पगलाओ, फिर नौकरी करते रहो, पैसे सेव करो, फिर नया टारगेट आ गया, पैसे सेव करना, पैसे सेव करना, पैसे सेव करना है। उसके बाद फिर पैसा सेव हो गया तो मकान खरीदो, उसके बाद मकान 50 लाख का खरीद लो, फिर उसकी ईएमआई चुकाते रहो, पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाते रहो, ईएमआई चुकाते रहो। नहीं, मकान से बाहर निकाल देंगे, सरकार मकान छीन लेगी। ईएमआई ना चुकाने का डर, कार ले लिया है उसको ना चुकाने का डर, ईएमआई भरते रहो, पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहो। यही तो है, और क्या हो रहा है। सरकारी नौकरी करेंगे तो उसमें बैंक की नौकरी करते हैं तो वो 7 दिन का वो जाने के लिए वहां मॉरिशियस वगैरह भेजते हैं। अरे क्या करोगे तुम 7 दिन के लिए जाके सरकारी नौकरी करके? बैंक की नौकरी करेंगे, उसमें 7 दिन की ट्रिप हॉलीडेज मिलती हैं, वो भी यूएस की नहीं मिलेगी, थाईलैंड की मिलती है, क्योंकि यूएस महंगा पड़ता है बैंक को। क्या करोगे जाके तुम करके? मनाली जाएंगे, मजा आएगा, कुछ नहीं होने वाला, वहां जाके गांजा फूक रहे होगे। यही करते हैं लोग। लोगों को समझ में नहीं आता, हाउस पार्टी कर रहे हैं अलग अलग। उससे क्या होगा? रात में 3-4 घंटे की हाउस पार्टी करो थोड़ा। भाई जिस आदमी को दाल चावल नहीं मिल रहा है, वो आदमी पेड़ पौधे ही खाएगा और क्या करेगा। कहने का ये मतलब है, आपको दाल चावल नहीं मिल रहा है तो आप क्या खाओगे? घटिया चीजें जो अवेलेबल हैं वो। अगर आपको जंगल में खाना ना मिले तो अगर टट्टी में भी दाल चावल सना हुआ है ना, तो वो भी तुम खा लोगे, उसको निकाल निकाल के अपनी खुद की यूरिन पी जाओगे। और अभी तुमको पानी मिल रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ चल रहा है, ईएमआई चल रही है, मकान की ईएमआई चल रही, कार की ईएमआई चल रही, सारी ईएमआई चल रही, बढ़िया है। बीच में किसी ने गोली मार दी, अब बताओ तुम्हारे पास क्या तैयारी है उस गोली के बाद जो होने वाला है उसकी। और इत्तेफाक की बात देखो, चाहे तुमको कितना भी कोई प्यार करता हो, कितना भी मोह ग्रसित हो, एक आदमी तुम्हारे लिए 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 5 दिन रोएगा, 7 दिन रोएगा, उसके बाद रोना बंद हो जाता है। फिर आदमी दुखी रहता है 7 दिन, फिर आदमी तिरही करवाता है, फिर आदमी को थोड़ा सा हल्का सा नींद आती है, फिर आदमी थोड़ा चैन से सोता है, फिर आदमी उठता है, फिर उसकी जिंदगी में वो हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। 1 महीने में वो आदमी सब भूल जाता है। तो ये जो तुम बातें करते हो ना, ये मेरे घर वाले हो, ये 1 महीने में भूलेंगे तुम्हें, 1 महीने में। अगर आज मैं मर जाऊं, स्पेशली बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, अ सेलिब्रिटी, यू विल फॉरगेट मी इन 4 days। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे घर वाले इतने एक्टिव नहीं है कि वो बैठ के इंस्टाग्राम पे डाले पार्थ सिंह की मृत्यु हो गई है।
तो पता नहीं कैसे पता चलेगा, हो सकता है पता ही ना चले, या हो सकता है पता चल जाए, वट एवर जो भी, आई डोंट थिंक सो कभी इतना पता। बट एनीवे, सवाल ये है कि जो सेलिब्रिटी मरता है उसको लगते हैं 5 दिन लोगों को बुलाने में, और घर वाला जब मरता है तो उसको 1 महीना लगता है बुलाने में। उसके बाद बीच बीच में यादें आती रहेंगी, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, कोई नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत यादें आ गई, एकदम से कुछ टीवी वगैरह सीरियल वगैरह देख लिया, कुछ देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, यादें आ गई, है ना, ठीक है कोई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी इंजॉय नहीं करेगा अपनी लाइफ, वो अपना इंजॉय कर रहे हैं। कितने सिंगर आए, अभी केके की डेथ हो गई, राजू श्रीवास्तव की डेथ हो गई, क्या हुआ, भूल गए लोग। लोगों को ये तक नहीं पता है कि वायरल कंटेंट जो है वो आता जाता रहता है, कितने वायरल कंटेंट आए, कितने वायरल कंटेंट गए। लेकिन लोग ये सवाल नहीं करते हैं कि फेमस होने के बाद क्या होता है। इतने लोग आए तुम्हारे सामने और वायरल होके चले गए। तो सवाल ये आता है कि अगर आप इसको मूवमेंट को देखो दूर से, अगर आप देखोगे तो शमशान घाट को एकदम शहर के बाहर रखा जाता है। एक्चुअली शमशान घाट पता है कहां होना चाहिए? शहर के बीचों बीच, जिससे लोगों की आंखें चौंधी आ जाए। शरीर रोज मौत का तमाचा पढ़ना जरूरी है कि ये याद दिलाता है कि तुम नष्ट किए जा सकते हो, तुम मर सकते हो। लोग लगता है हम जिंदा रहने वाले हैं, ऐसे एक्टिंग करेंगे लोग, मकान बनवा लो, कार खरीद लो, पैसा सेव कर लो। अरे भैया मरने वाला है तू 10-20 साल में। अगर धूमकेतु आने वाला हो, एक कॉमेट गिरने वाला हो अगले 10 दिन में, और ऐसे व्यक्ति आ जाए आपके सामने, कहे हे भाई 10 दिन बाद मरने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, सेविंग कर लेते हैं, अभी 4-5 10-12 लाख जोड़ लेंगे, एक मकान बनवा लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। आप क्या कहोगे उसको? आप उसको कहोगे भाई पागल वागल हो गए हो क्या, मरने वाले हो। लेकिन बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा क्या हो गया, वही कंडीशन चल रही लोगों की। लोग इतना सीरियस हो जाते हैं मकान बनवाने में, कार खरीदने में, ईएमआई भरने में, पैसा कमाने में, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, चूतियापंती सॉरी, लोग इतना ज्यादा वो हो जाते थे, क्या बताऊं, क्या कर सकते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। शादी करवानी, बच्चे की शादी करवानी, क्या हो जाएगा उससे, बच्चे की शादी। देश की पॉपुलेशन कहां जा रही पता है आपको? शादी करवानी बच्चे की। खुद तो शादी करके बैठी हुई हो, ढंग से बात तक नहीं करते तुम लोग। वो आएंगे वहां से महाशय, सामान लेके बाहर, सब्जी लेके आएंगे, उसके दरवाजा खोलेंगे, सब्जी रखेंगे, वो खाना बना रही होंगी, वो सब्जी कटेगी, उसके बाद दुनिया के नाटक होंगे, थोड़ा बहुत बातें होंगी, फिर सो जाएंगे लोग। फिर एक दिन घर वाले चले जाते हैं और ये लोग चलते रहते हैं अपना, बच्चे और उनकी वाइफ जो भी है। शादी करवानी। अरे शादी क्या करोगी करवा के तुम? जस्ट बिकॉज मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं हम? कोई कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते इन सब चीजों को कि जस्ट बिकॉज रीति रिवाज चल, ऐसे थोड़ी होता है। शादी तो होनी चाहिए, 30 से पहले शादी हो जानी चाहिए। शादी। अरे भाई शादी आप करवा रहे हो ठीक है, लेकिन शादी करने से होगा क्या? कोई सुख मिल जाता है क्या शादी करने से? शादी एक बंधन है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें आती हैं। शादी करवानी है, करवा दो शादी। फिर आजकल साला ऐसा हो गया है कि पत्नी कमा रही है, पति कमा रहा है, किसी की बनेगी? दोनों के पास पावर है आज। जरा सा ताम झाम होता है, तुरंत आदमी अलग हो जाता है। पहले के डिवोर्स रेट इतने कम क्यों थे पता है आपको? क्योंकि पहले क्या होता था कि पत्नियां जो थी वो दबा दिया जाता था उनको। क्यों? क्योंकि पैसा है नहीं, घर से निकाल दी जाएंगी तो कमाएंगी क्या?
अब क्या है, औरतों को इक्वालिटी मिल गई, औरतें जो है वो कमा रही हैं, अब वो पते की सुनेंगी नहीं। क्यों सुनेंगी भाई? तुमने थोड़ा सा बोला खट बाहर, ऊपर से इतना फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से सोशल मीडिया, ऊपर से इतने डिजायर्स, ना कोई डिजायर का रेगुलेशन, ना सोशल मीडिया का कोई रेगुलेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरे चले जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई साइंस नहीं जानना है कि इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है माइंड पे, उससे रेस्टलेसनेस क्या होता, कुछ करना नहीं करना, इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस, इतना ज़्यादा क्रोध, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, घंटा रहोगे तुम लोग एक साथ, कुछ नहीं रहने वाले। डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, आगे और बढ़ेगा, मेरे से लिखवा के रख लो। ये जो बात होती है ना कि गुड डेज विल कम, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे चल के लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। ये दुनिया, इस ग्रह को इंसान तबाह कर देगा, मेरे से लिखवा के रख लो। बचाने को तुम बचा लो, कुछ नहीं कर पाओगे। जब कोरोना पीक 2 आया हुआ था तो सिलेंडर की कमी होने की वजह से कितने लोग मर गए पता है आपको? जो प्रिपरेशन थी वो नहीं थी। जब तक इमरजेंसी पे कोई सिचुएशन नहीं पहुंचती है, हम एक्ट नहीं करते। बट सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, जब वो इमरजेंसी तक पहुंच जाती होती है, तो उसको सुधारना ना के बराबर होता है, नामुमकिन होता है। एयर पोल्यूशन अगर एक लेवल तक पहुंच गया तो क्या आप सुनामी रोक पाओगे? बताओ कैसे रोकोगे सुनामी? कुछ नहीं पता लोगों को। तो अब सवाल यह आता है कि इस बंधन से जो पूरा माया जाल है, ये जो पूरा का पूरा जो पागलपन है, इससे बाहर कैसे आए? पागलपन ही है, और क्या कहोगे इसको? ये जो दीवानगी है लोगों की, ये जो जुनून है, ये जो पागलपन है, इससे बाहर कैसे आया जाए? एक ही रास्ता है, खुद को जानने का रास्ता, स्वयं को। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बार तुमको यह पता चलेगा कि स्वयं क्या है, उसके बाद फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता। फिर ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक पाएंगे, ना तुम्हारी बीवी रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ज्यादा नाटक करो, सबको भगाओ। चलिए, हाँ पैदा किया तो ठीक है, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूंगा, लेकिन आप मुझे दबा नहीं सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि भैया हमारे साथ ही रहो। ठीक है, आपके साथ रहेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मेडिटेशन मत करो, आप मुझे आज़ादी से जीने नहीं दोगे, तो आपके साथ मुझे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके थ्रू मैं आया हूं, आपने मेरे को बनाया नहीं है। यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी और ऑफ माई बॉडी। यू वर जस्ट हैविंग प्लेजर एंड आई वॉज बॉर्न। ओके, सो इट वॉज नॉट दैट कि आपने कोई कुआं खोद दिया है और मैं पैदा हो गया, कि हमने तुमको पैदा किया, तुमने ये किया। पैदा क्या कर लिया? कुआं खोद दिया क्या? पैदा कर दिया तुम? कि इतनी मेहनत कर दी तुमने कि भैया ज्वालामुखी के अंदर घुस गए? अरे अपनी वाइफ के साथ तुम मजे ले रहे थे और हम पैदा हो गए, तो उखाड़ क्या दिया आपने इतना? और इतना ताव में क्या आके बात करते हो कि भैया ये हो गया, वो हो गया, क्या बोलते हैं कि मैंने इतना किया, तो मैंने पढ़ाई करवाई और ये करवाया, वो करवाया। तो पढ़ाई करवाई तो आपको मैं अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पूरी करूंगा, और पढ़ाई तो वैसे भी आपको करवानी पड़ती। बच्चा पैदा किए हो तो पढ़ाई नहीं कराओगे क्या? कि बच्चा पैदा करके छोड़ दोगे? वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को मेरा बच्चा पैदा होता है, बोलता है आपने तो कुछ करवाया नहीं, तो सही बात है, मेरे को गाली दे सकता है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ। अगर कोई बाप ये कह रहा है कि मैंने पढ़ाई करवाई तो उसका मेरे को रिटर्न दो, तो उसको आप साफ साफ बोल सकते हो कि पढ़ाई कराना वो फ्री में आता है उसके साथ, बच्चा पैदा करने के साथ। वो बच्चे की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। साला तुम बच्चे को पैदा करो, बच्चे की कोई गलती भी नहीं, उसके बाद बोल दो मैंने पढ़ाई कराई, इतना पैसा वेस्ट किया तुम्हारे ऊपर, उसको मेरे भरो। कुछ भरने की जरूरत नहीं है, बोल दो मुफ्त आता है सब साथ में। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है फालतू में। आपका बच्चा है तो आपको पढ़ाई करानी पड़ेगी, पालन पोषण। तुम्हारा पालन पोषण किया, तुमको पाला पोसा, तो उसकी तरफ जो हम तुम मेरे को रिटर्न में कुछ दो। रिटर्न में क्या चाहिए भाई आपको? आपको भी हम पाले पोसेंगे, भगा थोड़ी रहे हैं आपको। तो रिटर्न में क्या चाहिए?
लेकिन तुम कहो कि ये मत करो, मेडिटेशन मत करो, आत्मज्ञानी मत करो, ये सब चीज़ों के स्क्रिप्चर्स मत, ये क्या पढ़ते रहते हो भगवत गीता बैठ के बेवकूफ़ों की तरह, ये सब नहीं हो पाएगा। जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। और सेम गोज विद द बीवी, जो है सीधा बोल दो भाई देखो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा ये जो फ्रीडम वाला सिस्टम है ना, इसमें अगर कोई घुसता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइफ के, उसमें अगर कोई घुसता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। नहीं, लोग पता है क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड है ना, और कॉम्प्रोमाइज़ तुम क्या कर रहे हो? तुम कॉम्प्रोमाइज़ अगर देश के लिए करो, अपने 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 शरीर को, तो चलो ठीक है, एक आदमी मर गया तो 135 करोड़ लोग बच गए। तुम कॉम्प्रोमाइज़ किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ये पति मेरा अब्यूजिव है, मेरे को मारता है, ये करता है, वो करता है, तो मेरा जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने पति, अपने बच्चे के लिए, कहीं मेरे बच्चे को गलत है। अरे बच्चे को अलग लो, पति को तलाक दो, कस्टडी अपने पास रखो, बच्चे को पढ़ा लोगे अकेले। ये डरते क्या हो छोटी छोटी चीज़ों में कि नहीं 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 साथ में ही रहना चाहिए, मैं मार सह लूंगी मेरे पति की। अरे भगाओ उसको। और सेम गोज विद बीवी ऑल्सो। ये बच्चे की टेंशन मत लो कि बच्चे को गलत इफेक्ट आएगा। बच्चे को ऑब्वियसली जब तुम लड़ोगे रोज, वो मारपीट देखेगा, तब ज्यादा गलत इफेक्ट आएगा। कि दारू पी के बच्चे को जब दारू पी के उसकी माँ को कोई मार रहा है तो बच्चे को गलत इफेक्ट वैसे भी आएगा सर। ये क्या बात होती है कि नहीं साथ में रह लेंगे और झेल लेंगे। झेला तो थोड़ा तो झेलना ही पड़ता है, थोड़ा तो झेलना ही पड़ता है। अरे तुम शेर हो जंगल के या फिर तुम शेर हो सर्कस के? थोड़ा तो झेलना ही पड़ता। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? शेर जंगल का होता है भाई। शेर जो होता है ना, रियल शेर, वो जंगल का होता है। और जो सर्कस का शेर होता है ना, वो बिल्ली है, वो शेर नहीं है, वो बिल्ली है। चाबुक के डर से खाना मिल जाता है और आजादी नहीं है। लेकिन जंगल का जो शेर होता है उसके पास खाना नहीं होता कभी कभी। ये मत सोचो कि लाइफ में हर समय तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास आजादी तो है, उसकी क्या वैल्यू है? आज मैं किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूं, ये कोई छोटी बात है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं पर इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। जाके देख लो कितनी गर्लफ्रेंड्स थी इनकी। एम्बर हर्ड, अभी जो एक एक्ट्रेस है जो जॉनी डेप की बीवी है, उसके साथ इलॉन मस्क घूम रहा था। तो इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई हैं। माइकल जैक्सन को देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर डांसर, आज तक कोई छू नहीं पाया उसके टैलेंट को, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट था। बर्बाद कर लिया उसने ड्रग्स में अपने आप को। तो क्या कोई छोटी चीज है क्या इमोशनली डिपेंडेंट होना? बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक किसी व्यक्ति पर इमोशनली डिपेंडेंट हो तो वो थोड़े दिनों के लिए आपको चारा डालेगा, उसके बाद उसको भी चाहिए होगा कुछ वापस रिटर्न में। तो ये ट्रांजैक्शन चल रहा होता है। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। तो उसको भी चाहिए होगा कुछ रिटर्न में। ये मत सोचो पति पत्नी है तो सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट ब्लडी फकिंग सेल्फिश ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्वार्थ, एंड्स विद स्वार्थ। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी बीवी हो। माँ भी आपको प्यार करती है। बगल वाला बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, पड़ोसी में उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी माँ, आप स्कूल ना जाओ तो उसको प्रॉब्लम है, बगल वाला बच्चा स्कूल ना जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं मरने चाहिए क्योंकि आप उनके अंग हो। ये सब फालतू के ड्रामे चल रहे हैं। अनकंडीशनल लव होता है मदर का, आपके लिए होता है माना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पेरेंट्स जो है ना, कोई हेल्प नहीं करेगा लेकिन आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे। लेकिन ये मत कहो कि अनकंडीशनल लव है तो मतलब नेचर से ऊपर हो गए, ये मत कहो। मुझे माफ करना, ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ठीक है लो,
लेकिन और भी बड़ी चीजें हैं करने के लिए लाइफ में, क्योंकि वो नहीं किया तो आप किसी और पे इंडिपेंडेंट हो जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे। आपकी मदर वो चीज नहीं पूरा कर सकती जो आपकी पत्नी पूरा